हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट भी हूं। आज आप एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो मसूरी, एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन। यह घटना सुमन नाम की एक लड़की के साथ घटी थी। तो आइए सुमन के नजरिए से सुनते हैं कि मसूरी में उसके साथ क्या हुआ। यह कहानी हमें सुमन के कजिन भाई ने सुनाई है। तो चलिए सुनते हैं। सुमन एक खूबसूरत लंबे बालों वाली और खुले विचारों वाली युवती थी। हाल ही में उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी और वह अपने परिवार के साथ बहुत मिलनसार और खुशमिजाज स्वभाव की थी। सुमन का भूत प्रेत और अलौकिक चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यह कहानी तब शुरू होती है जब सुमन अपनी मासी के घर जाती है, जो मसूरी की पहाड़ियों में बसा था। वह वहां अपनी मासी की बेटी की शादी में शामिल होने गई थी। शादी का समारोह बहुत धूमधाम से हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। शादी के अगले दिन सुमन ने सोचा कि क्यों ना आसपास की जगहों की सैर की जाए। सुमन ने अपने छोटे भाई राजू से कहा, चलो घूमते हैं, यहाँ की पहाड़ियां और मौसम बहुत सुहावने हैं। राजू भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों भाई बहन मस्ती करते हुए और हंसते खिलखिलाते हुए निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक पुराने और सुनसान पड़े हुए मकबरे के पास पहुंच गए, जो वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर था। मकबरा काफी पुराना और खंडहर हो चुका था। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां और सूखे पेड़ थे। जब सुमन मकबरे के करीब पहुंची, अचानक से एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उसे ठंडी बर्फ से छू लिया हो। राजू ने मकबरे की ओर इशारा करते हुए कहा, दीदी, इस मकबरे के पास मत जाओ, मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ अजीब होता है। सुमन हंस पड़ी और बोली, ये सब कहानियां होती हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसने राजू की बात को अनसुना कर दिया और मकबरे के अंदर चली गई। मकबरे के अंदर घुसते ही सुमन ने महसूस किया कि वहां की हवा में अजीब सी गंध है। यह गंध बहुत तेज थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। सुमन को यह जगह अजीब लगने लगी, लेकिन वह फिर भी वहां घूमती रही। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमन को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसे एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उसके शरीर पर कोई बोझ डाल दिया हो। घर लौटने पर सुमन के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगे। वह चुप चुप रहने लगी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई थी। उसकी मासी और बाकी परिवार वालों ने सोचा कि वह शादी की थकान से ऐसा महसूस कर रही है, लेकिन राजू को कुछ शक हुआ। उसने सुमन को कई बार उस मकबरे की ओर देखते हुए देखा था, और जब भी वह मकबरे का जिक्र करता, सुमन का चेहरा और भी सख्त हो जाता। शाम को सुमन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी भावनाएं थीं, मानो वह किसी से बात कर रही हो। घर के सभी लोग घबरा गए और मासी ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी जब पहुंचे तो सुमन की हालत देखकर वे समझ गए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने घर वालों को बताया कि सुमन के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। पुजारी ने सुमन से पूछा, तुम उस मकबरे के अंदर गई थी? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें स्थिर थीं और वह पुजारी को घूर रही थी। पुजारी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और सुमन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी पुरुष जैसी भारी और डरावनी थी। पुजारी ने बताया कि मकबरे में एक प्रेतात्मा रहती है, जो लंबे बालों और तेज सुगंध से आकर्षित होती है। चूंकि सुमन ने वहां जाकर उसकी जगह को अशुद्ध किया था और उसके लंबे बाल खुले थे, आत्मा सुमन के साथ लग गई। पुजारी ने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की और आत्मा ने कहा कि वह सुमन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आत्मा ने मांग रखी कि अगर उसे एक काली भेड़, 20 किलो मिठाइयां और 2 लीटर व्हिस्की दी जाए तो वह सुमन को छोड़ देगी। पुजारी ने सुमन के परिवार से कहा कि आत्मा की मांग पूरी करनी होगी, वरना वह सुमन की जान ले सकती है। सुमन के परिवार ने तुरंत ही आत्मा की सभी मांगें पूरी की। 5 दिन की कठिन प्रक्रिया के बाद आखिरकार आत्मा ने सुमन का शरीर छोड़ दिया। जब आत्मा सुमन के शरीर से निकली तो सुमन बेहोश होकर गिर पड़ी। पुजारी ने कहा, इस घर में सुमन को दोबारा नहीं आना चाहिए, आत्मा फिर से उसका पीछा कर सकती है। इस घटना के बाद सुमन ने कभी अपनी मासी के घर का रुख नहीं किया। उसका विश्वास था कि जो भी हुआ वह एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी आंखों में उस दिन की दहशत हमेशा के लिए बस गई थी। भूत प्रेत पर विश्वास न करने वाली सुमन अब ऐसी जगहों से कोसों दूर रहती है। इस घटना ने न सिर्फ सुमन की सोच बदल दी, बल्कि उसके पूरे जीवन को भी बदल कर रख दिया। मेरी अगली कहानी 4 दोस्तों के जीवन में हुए एक भयानक सड़क हादसे के बारे में है।
यह हादसा तब हुआ जब उन्होंने मुंबई से पुणे जाते वक्त एक गलत फैसला लिया और इस घटना ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। तो चलिए सुनते हैं सड़क यात्रा की खौफनाक कहानी, वो भी मेरी जुबानी। रहस्यमयी शॉर्टकट, मुंबई पुणे हाईवे की भयानक कहानी। मुंबई से पुणे की यात्रा करते समय अक्सर लोग रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा फैसला जिंदगी का रुख बदल सकता है। ऐसी ही एक कहानी है प्रांजल और उसके दोस्तों की, जो एक सप्ताहांत की यात्रा पर पुणे जा रहे थे। प्रांजल, रुबुल, अविनाश और चंदन, चारों दोस्त कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे के बेहद करीबी थे। उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। इस बार उन्होंने तय किया कि वे मुंबई से पुणे की ड्राइव का मजा लेंगे और वहां अपने वीकेंड को यादगार बनाएंगे। रात की शुरुआत, शाम का समय था जब वे मुंबई से निकले। सभी बहुत उत्साहित थे और कार में तेज संगीत बज रहा था। चंदन ड्राइव कर रहा था, जबकि बाकी दोस्त हंसी मजाक में मस्त थे। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद उन्हें भूख लगी और वे एक ढाबे पर रुक गए। ढाबे की रोशनी हल्की थी और चारों ओर घना अंधेरा था। ढाबे में कुछ ट्रक ड्राइवर और स्थानीय लोग बैठे थे। चारों ने खाने का ऑर्डर दिया और आपस में बातचीत करने लगे। खाना परोसने के दौरान एक बूढ़ा वेटर उनके पास आया और बोला, आप लोग पुणे जा रहे हैं? अगर आप 50 किलोमीटर बचाना चाहते हैं तो यहां से थोड़ी दूर एक शॉर्टकट है, वह आपको जल्दी पुणे पहुंचा देगा। यह सुनकर चारों दोस्त बहुत खुश हुए। रुबुल ने पूछा, कहां से मिलता है यह शॉर्टकट? वेटर ने उन्हें शॉर्टकट के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी भी दी, सुनो, इस रास्ते पर रात के समय रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। अविनाश हंसते हुए बोला, अरे बाबा, हम क्यों रुकेंगे, हमें तो जल्दी पहुंचना है। शॉर्टकट की शुरुआत, रात का समय था। चांदनी रात में सड़कें खाली थीं। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे शॉर्टकट से ही जाएंगे। वेटर की बात को मजाक में उड़ा दिया और गाड़ी शॉर्टकट की ओर मोड़ दी। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजर रहा था। रास्ते में अचानक चंदन ने कहा, भाई मुझे टॉयलेट जाना है, मैं थोड़ा सा गाड़ी रोकता हूं। प्रांजल ने कहा। वेटर ने कहा था कि रुकना मत। चंदन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार कुछ नहीं होगा, बस 2 मिनट में वापस आता हूं। गाड़ी रुक गई और चंदन उतरकर पेड़ के पास गया। बाकी दोस्त गाड़ी में ही बैठे रहे। कुछ देर बाद चंदन लौट आया और उन्होंने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की। भटकाव का जाल। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक वे सभी ने देखा कि जिस जगह पर वे गाड़ी रोक कर खड़े हुए थे, वे फिर से उसी जगह आ गए हैं। रुबुल ने हैरानी से कहा, हम तो इस जगह से पहले ही गुजर चुके हैं। चंदन ने चौंक कर कहा, यह कैसे हो सकता है, मैंने तो सही रास्ते पर गाड़ी चलाई थी। अविनाश ने मजाक में कहा, लगता है हम किसी भूतिया रास्ते पर आ गए हैं। प्रांजल ने गंभीरता से कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है, हमें इस जगह से निकलना चाहिए। चंदन ने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की, लेकिन जितनी बार वे आगे बढ़ते वे फिर से उसी जगह आ जाते। यह देखकर सभी के चेहरे पर डर की छाया फैल गई। डरावनी परछाई। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और उन्होंने देखा कि वह एक लड़की की परछाई थी। लड़की का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। रुबुल ने डरते हुए कहा, चलो यहां से, जल्दी करो। चंदन ने घबराहट में गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने अचानक बंद कर दिया। सभी दोस्त डर से कांपने लगे। लड़की की परछाई गाड़ी के पास आकर रुक गई। वह धीरे धीरे गाड़ी की खिड़की के पास झुक गई और खिड़की पर जोर से हाथ मारा। अविनाश ने चीखते हुए कहा, गाड़ी चलाओ चंदन। चंदन ने किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जितनी बार वे भागने की कोशिश करते, वह लड़की फिर से उनके सामने आ जाती। चालावा का जाल। घबराहट और डर से भरे हुए चारों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे जितनी बार भी आगे बढ़ते, उन्हें वही जगह दिखाई देती, जैसे कि वे किसी जाल में फंस गए हों। लड़की की परछाई बार बार उनके सामने आ रही थी और हर बार उनका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी रुक गई। सभी दोस्त बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रुबुल ने डरते हुए कहा, हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी उन्होंने देखा कि एक जंगल के अधिकारी की जीप उनके पास आकर रुकी।
अधिकारी ने उतरकर उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? प्रांजल ने डरते हुए बताया कि वे शॉर्टकट से जा रहे थे और यहाँ फंस गए हैं। अधिकारी ने गंभीरता से कहा, तुम लोगों ने उस वेटर की बात नहीं मानी। यह रास्ता चालावा का जाल है। जो भी यहाँ रुकता है वह फंस जाता है। भूतिया अधिकारी का रहस्य। अधिकारी ने चारों दोस्तों को अपनी जीप में बैठाया और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। उसने उन्हें बताया कि चालावा एक ऐसी बुरी आत्मा है जो लोगों को भटकाने और उनका शिकार करने के लिए जानी जाती है। जीप में बैठकर चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी रास्ते पर वापस आ रहे हैं। डर से उनकी चीखें निकल पड़ी। अधिकारी ने गंभीरता से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा। जीप तेजी से चल रही थी और अचानक वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। अधिकारी ने उन्हें बताया कि वे अब सुरक्षित हैं और उन्हें फिर कभी इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए। जब चारों दोस्त जीप से उतरने लगे तो उन्होंने अधिकारी को धन्यवाद कहा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि अधिकारी अचानक गायब हो गया है। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। सच का खुलासा। अगले दिन जब चारों पुणे पहुंचे तो उन्होंने इस घटना की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और पाया कि जिस अधिकारी ने उन्हें बचाया था वह एक भूतिया आत्मा थी। वह आत्मा हमेशा उन लोगों की मदद करती थी जो इस रास्ते पर फंस जाते थे। यह जानकर चारों दोस्त हैरान रह गए और उन्होंने फिर कभी उस शॉर्टकट पर न जाने की कसम खाई। इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्होंने कभी भी शॉर्टकट का लालच नहीं किया। यात्रा का सबक। यह यात्रा उनके लिए एक बड़ा सबक बन गई। उन्होंने समझा कि हर शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होता और कभी कभी आसान रास्ता खतरनाक भी हो सकता है। प्रांजल, रुबुल, अविनाश और चंदन ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी ऐसी भूल नहीं की और हमेशा सुरक्षित रहने के रास्ते का ही चुनाव किया। उनकी यह यात्रा एक यादगार और डरावनी कहानी बन गई जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। उस भूतिया अधिकारी की मदद से वे बच गए, लेकिन वे जानते थे कि उनकी किस्मत ने ही उन्हें बचाया था। इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी किसी शॉर्टकट का लालच नहीं किया और हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी आसान रास्ते हमें गहरे जाल में फंसा सकते हैं और सही रास्ते पर चलना ही हमेशा बेहतर होता है।